हेलो नमस्कार मित्रों, वेलकम टू डेमोक्रेटिक डिप्लोमेसी। जो लोग मुझे फेसबुक पे फॉलो कर रहे होंगे या करते हैं, उनको बहुत पहले से पता है कि मैंने बहुत पहले ये बात बताई थी कि सम्राट चौधरी जो है वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। बट बिफोर दैट मैं एक सॉरी बोलना चाहता हूँ। आप लोगों को पता है बिकॉज इन माई प्रोफेशन इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट टाइम, बट फिर भी आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि जितना हो सकता है, और दिस विल गोइंग टू इंक्रीज़। मैं वीडियोज़ डालता रहूँ ताकि आप लोग को सही पर्सपेक्टिव पता चल सके। अब सवाल ये है कि सम्राट चौधरी क्यों? मैंने ऑलमोस्ट अ मंथ बिफोर बताया था ये बात, फेसबुक मैंने लिखी थी, और बहुत सारे बीजेपी के जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने बोला था कि नहीं नहीं, ये जो है सम्राट चौधरी इज़ नॉट गोइंग टू बी सीएम। बट मैंने बहुत पहले ये बात बताई थी कि सम्राट चौधरी सीएम बनने वाले। अब सवाल ये है कि सम्राट चौधरी क्यों? या आप अगर पॉलिटिक्स देखें बीजेपी की, जब से जो है नया रिजीम आया है, मोदी और शाह, स्पेशली जब 2014 के बाद से, जब से मोदी का राज आया है, बेसिकली बीजेपी का राज और मोदी का राज, तो आपने देखा होगा पिछले रिजीम में, अगर जब जब वाजपेयी और उसके पहले की जो बीजेपी थी, ध्यान देखिएगा तो बीजेपी में बहुत सारे रीजनल पावर सेंटर्स हुआ करते थे, रीजनल छत्रप हुआ करते थे। और ये क्या होता था कि कई बार जब बीजेपी की सत्ता नहीं होती थी, या इवन सत्ता में भी कई बार कांग्रेसी इनको भड़का देते थे। और जब बीजेपी कोई मेजर रिशफल या चेंज करना चाहती थी, तो जो सीएम था वो टूट जाता था, मतलब कि दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता था, उनके साथ सत्ता में चला जाता था, या पूरी पार्टी ही टूट जाती थी। तो इस चीज़ से बीजेपी ने बहुत सबक लिया है, और जब से नया रिजीम आया है मोदी जी का, तब से आप देखिए कि एकदम कमज़ोर कमज़ोर सीएम जो कि स्पाइनलेस होते हैं, और जो कि बिल्कुल जो डिक्टेशन आता है सेंटर से, उनको वर्बली डिक्टेट किया जाता है। जो सेंटर ने बोला वो एकदम आँख नाक कान मुंह बंद करके सब फॉलो करते हैं। जब मोदी जी सत्ता में आए थे तब कुछ छत्रप थे, जैसे कि मध्य प्रदेश में शिवराज जी थे, राजस्थान में वसुंधरा राजे थी। और आज के टाइम में देखिए कि बीजेपी का राज मतलब 70% जगहों पे है, और एक्सेप्ट जो है यूपी के जो सीएम है बाबा, उनको छोड़ के किसी का मास अपील नहीं है, किसी भी नेता का। मतलब एक्सेप्ट वो एक सीएम है जो सेंटर के बहुत सारे ऑर्डर्स को शायद फॉलो नहीं करते हैं, जैसी चर्चा है और जैसा सही भी है बात। ऐसा कोई सीएम नहीं है जो केंद्र की जो सत्ता है उसको उसको मतलब जवाब देने की हिम्मत रखता हो। तो ये पहला कारण था सम्राट चौधरी को चुनने का, कि सम्राट चौधरी की बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी कमजोरियां हैं। सम्राट चौधरी कोई मास लीडर नहीं है, तो इसलिए इनको चुना गया। चुनने का एक दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि नीतीश कुमार को यहाँ से वाइप आउट करना है। नीतीश कुमार मतलब जेडीयू की ज़्यादातर बड़े जो नेता है वो वैसे भी बीजेपी से अलाइंड है, और जो उसके वोटर है, बेसिकली जो वोटर है एक खास वर्ग का वोटर है, जो नीतीश कुमार की जाति वाला वोटर, उसका सीएम में दे दिया। तो अब फिर ये जो चीज़ें हैं, ये मतलब आप समझ रहे हैं ना कि अब अलविदा, टाटा बाय बाय, नीतीश कुमार की राजनीति, जेडीयू अलविदा। एक और कारण है कि अब जैसे कि आरजेडी है, ओपोनेंट में अब सिर्फ आरजेडी बची। तो आरजेडी की कोई एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ एक कास्ट की पार्टी है। जेडीयू की पार्टी, जो आरजेडी है, वो बेसिकली यादवों की पार्टी रह गई है। मुसलमान टूट ही रहे हैं, और मुसलमान में भी ये रिजेंटमेंट है कि मतलब मेरे को कुछ हिस्सा नहीं मिलता, जस्ट मैं एक सर्वेंट काम करता हूँ आरजेडी का। एक और कारण है बीजेपी के साथ एक पॉजिटिव चीज़ क्या है कि मतलब कंप्लीट कंट्रोल में है बिहार के अंदर। मैं अभी बिहार की पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए मांझी और पासवान दोनों साथ में हैं, तो शेड्यूल कास्ट मतलब शेड्यूल कास्ट की सारी वोट बाय डिफ़ॉल्ट बीजेपी के पास चली जाती है। और बीजेपी की पॉलिटिक्स जिस तरह से प्रो पॉलिटिक्स, अम्बेडकरवाद की पॉलिटिक्स जिस तरह से बीजेपी कर रही है, वो और भी सूट करता है इस चीज़ में, मतलब कि वो ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे इस चीज़ से। तो ये एक बड़ा कारण है। इसके अलावा क्या है कि फॉरवर्ड को लेके जैसे कि रिजेंटमेंट, जो कि बहुत सारे लोग बोले कि हाँ इतना बैकवर्ड पॉलिटिक्स हो रहा है तो फॉरवर्ड शायद विरोध में जाएंगे। तो फॉरवर्ड के पास बिहार में क्या स्कोप है? क्या वो आरजेडी ज्वाइन करेंगे? और आरजेडी के खुद परिवार में दोनों भाइयों में फूट है, फैमिली में पूरी फूट है।
तो बिहार में क्या है कि कंप्लीट डोमिनेंस है। बिहार में जो नेक्स्ट इलेक्शन होने वाला है, केंद्र का जो चुनाव होगा, उसमें बिहार का रिज़ल्ट देखिएगा। वो अगर सब कुछ सही रहा, पत्ते सही रहे और कोई समझदार पॉलिटिकल राइज़ नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि बिहार की बीजेपी में जो अभी जो दिख रहा है सब कुछ अच्छा 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 अच्छा, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो बिहार अभी बीजेपी जो है अक्रॉस हिंदी हर्टलैंड अपने सबसे कमज़ोर समय में जी रही है। ये ऊपर से जो दिख रहा है कि सारे मुख्यमंत्री सब जगह बिल्कुल कंट्रोल है और केंद्र का बिल्कुल कंट्रोल हर जगह है और हर जगह बीजेपी भी नज़र आ रही है। बीजेपी की कुछ ऐसी गलतियां बीजेपी ने की है जो कि जिसने उनकी उसकी जड़ों को हिला के रख दिया है। और अगर कोई समझदार आदमी इस समय सही डिसीजन लेता है और बीजेपी के अपोजिट में खड़ा होता है, ठीक है, जो कि इतना आसान नहीं है। बीजेपी जैसी पार्टी, बीजेपी का जो लीडरशिप है वो बहुत ही श्रूड है, बहुत ही चालाक है। तो उनको एक वैसा आदमी चाहिए जो अपोज कर सके, जो कि अभी दिख नहीं रहा है। बट ये एक बात समझ जाओ कि ये बहुत बड़ा एक एक क्रैक है या एक टाइम है जिस समय अगर कांग्रेस से, हालांकि मुझे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कोई ऐसा नेता जो रियल पॉलिटिशियन हो, जो पॉलिटिक्स को समझता हो, वो बीजेपी को आसानी से मात दे सकता है इस समय। क्योंकि बीजेपी इस समय सबसे कमज़ोर टाइम में है संगठनात्मक रूप से। संगठनात्मक रूप से मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं उसके बीजेपी के संगठन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस वोटर की बात कर रहा हूँ जिसने बीजेपी को बीजेपी बनाया। वो बिल्कुल ही नाराज़ चल रहा है। और इस पॉलिटिक्स, एक सबसे बड़ी पॉलिटिक्स की चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ अभी कि क्यों बेसिकली इनको सम्राट चौधरी को चुना गया। एक बड़ा कारण है, ये क्लियर धीरे धीरे होते जा रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, योगी बाबा नेक्स्ट पीएम नहीं होने जा रहे हैं। ये श्योर है, मैं आज ही बताता हूँ आपको। ये बहुत बड़ी घोषणा है और आप लोग इसको याद रखिएगा। जिस तरह से गोटियाँ अमित शाह ने बिछाई हैं, ठीक है, योगी बाबा मुझे लगता है कि पीएम बनने का सोचना तो छोड़ दो, वो इस पोस्ट के लिए कोशिश भी नहीं करेंगे। ये बात समझिए। ये देश के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा ये तो समय बताएगा। ये नहीं कहना मुश्किल है। मैं पर्सनली अमित शाह को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, बिल्कुल नहीं पसंद करता हूँ, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो उस देश के लिए बुरे हों। ये बात समझिए। मेरे का पर्सनल लाइक डिसलाइक एक डिफरेंट चीज़ होती है, बट देश के लेवल पे हो सकता है कि वो अच्छे भी साबित हो। हाँ, ये ज़रूर है कि ऑनेस्ट नहीं होंगे, ऑनेस्ट, और देश के लिए तो बेस्ट, सबसे बेस्ट योगी ही होंगे। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल पॉलिटिक्स, जिसको जियो पॉलिटिक्स बोलते हैं, अगर जियो पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में देखो तो अमित शाह का एज साफ दिखाई देता है योगी पे। तो देश के लिए या धर्म के लिए, समाज के लिए, नैतिकता के लिए, नैतिक मूल्यों के लिए तो योगी बहुत अच्छे आदमी हैं। पर एक पॉलिटिकल एंगल अगर उसमें डाल देते हैं तो एज अमित शाह के पास है, एज अ श्रूड पॉलिटिशियन व्हाट आई से। और मुझे नहीं लगता है कि पीएम कैंडिडेट बनने की कोशिश भी करेंगे योगी जी। ये बात ध्यान रखिएगा। एक और चीज़ जो मैंने बताई थी, शायद आपने ध्यान नहीं दिया हो, कि संगठनात्मक रूप से बीजेपी अभी सबसे कमज़ोर परिस्थिति से गुजर रही है। अगर कोई भी समझदार पॉलिटिशियन, मेरा इशारा एक बिहार के एक पॉलिटिशियन की तरफ से जिसकी सारी सीटों पे ज़मानत जब्त हो गई थी, अगर उस व्यक्ति को आगे किया गया, कांग्रेस ने उसको फॉलो किया, उसकी बात मानी, सपोर्ट किया, और कांग्रेस उसकी नीतियों पे चली, या वो स्वयं बिहार में एटलीस्ट अगर वो उसकी अपनी बात करें तो सिर्फ वो बिहार तक ही सीमित होकर रह जाएगा। लेकिन अगर कांग्रेस ने उसकी बात मानी और अगर वो आदमी सही ट्रैक पे रहा, जैसा मुझे उम्मीद है कि वो आदमी समझदार है, मैं प्रशांत किशोर की बात कर रहा हूँ, तो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। क्योंकि अभी 3 साल का समय है और ये दोनों के लिए अच्छी बात है। बीजेपी भी अपनी कोर्स करेक्शन कर सकती है और ये 3 साल का समय अगर प्रशांत किशोर को मिला और प्रशांत किशोर को एक बड़ा पोस्ट ऑफर किया गया कांग्रेस में और कांग्रेस उसकी नीतियों पे चली, तो चैलेंजेस हो सकते हैं बीजेपी के लिए। थैंक यू।